Hi learners, hope you guys doing great. We have already done with the chapter 1 of 11th BST, that is nature and purpose of business. अभी हम चैप्टर 2 नहीं करते हुए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज चैप्टर 3. चैप्टर 2 में मैं वीडियो आएगा, वो वीडियो आएगा सिर्फ उसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जॉइंट स्टॉक और कोऑपरेटिव फर्स्ट और फिर एक बिजनेस सर्विस का. ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज. अब भैया पहले दो चीज समझ लो कि सर देयर आर टू काइंड ऑफ सेक्टर्स. फर्स्ट सेक्टर इज अ प्राइवेट सेक्टर. पहले सेक्टर का नाम क्या होता है, उसे हम बोलते हैं एक तरीके से प्राइवेट, और दूसरा होता है हमारा पब्लिक सेक्टर. व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? विच इज ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल्स, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, जॉइंट स्टॉक, कोऑपरेटिव. ये सारे के सारे क्या है, एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर. बट सर अब व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर मतलब वो जो जनता के लिए बनी हो, जहां पे हमारा मकसद, हमारा मोटिव हमारा मोटिव लोगों का वेलफेयर है. तो पब्लिक सेक्टर में हम लोगों के बारे में सोचते हैं, और हमारे देश में ऐसा कहते हैं लोगों के बारे में सबसे ज्यादा सरकार सोचती है. तो पब्लिक सेक्टर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट. क्या गाइस, इसको ओन एंड मैनेज कौन करता है? विच इज ओन्ड एंड विच इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट. उसे हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से पब्लिक सेक्टर. क्या बोलते हैं उसे? पब्लिक सेक्टर. नेक्स्ट, अब ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने तरीके के हमारे, अब इस चैप्टर में जो हर किसी के एग्जाम में बार बार आता है कि सर ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर होते हैं वो है कितने तरीके के? तीन. फर्स्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी. तो ये जो हमारा वीडियो अभी जो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इन तीनों सेक्टर्स यानी तीनों टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे. साथ में एक कुछ थोड़ी सी बात एमएनसीज की भी हम करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. सो व्हाट इज दिस? इज सबसे पहले मैं सारे इंपॉर्टेंट लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी इसकी एकदम अच्छे से कराने वाला हूं. दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल. जैसे जब भी कोई हम फॉर्म पढ़ेंगे उसके एक एग्जाम्पल पढ़ लेंगे. मेरी नजरों में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है हमारा रेलवेज. ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको एमसीक्यू के फॉर्म में, आपको आ सकता है केस स्टडी के फॉर्म में. दिस इज विच फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल. तो आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. द गवर्नमेंट फंक्शंस एंड आर परफॉर्म बाय देम. ये हमारे सरकार का ही हिस्सा है. सर जब भी हम रेलवेज की बात करते हैं, रेलवेज पूरा का पूरा हमारे गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है, और हर इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पूरा का पूरा एक कंट्रोल में होता है हमारे एक कंसर्न रेलवे मिनिस्टर सर के. अब आप लोगों को कमेंट में एक जरूर छोटा सा सवाल पूछ लिया, मन में आ गया, हु इज द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पूरा का पूरा कंट्रोल पूरा पूरा किसका है? उन्हीं रेलवे मिनिस्टर सर का रहता है. अब दे हैव नॉट ये ऑटोनॉमस और ऑटोनॉमस का मतलब है कि आप एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं हो. इसका मतलब कि आप सरकार का ही हिस्सा हो. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर नॉट कंसिडर्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ये एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है. अब एक सिंपल सा एग्जांपल, जब हम रेलवेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो इंसान एक पिक्चर आती है जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी. तो उसमें जो महेंद्र सिंह धोनी सर जो कैरेक्टर पहले रहते थे, मतलब कैरेक्टर नहीं, जो पहले रोल अपने जीवन में कहते थे, बिफोर अ क्रिकेटर ही वाज अ टीटी. और उसके घर वाले इतने खुश हुए थे बिकॉज रेलवेज में जॉब लगना एक तरीके के गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं. ठीक है, हम क्या बन जाते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब इसके एग्जांपल्स हो गए. अब इसके बाद हम करेंगे इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स.
यहां पे मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिखी है, क्योंकि बच्चों ये इतने छोटे छोटे कंटेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना कि एग्जाम में आता है तो आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा इतना लिखो मार्क्स मिल जाते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी हमारे रेलवेज का बजट होता है वो पूरा का पूरा फंडिंग कहां से आता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी। कहां से आता है? गवर्नमेंट की तिजोरी से आता है। भैया अगर पैसा गवर्नमेंट की तिजोरी से आया है तो अगर हम रेलवेज के थ्रू कुछ पैसा भी कमाते हैं, कुछ फंड भी कमाते हैं, तो वो पूरा पैसा, पूरा फंड कहां चला जाएगा? हमारे गवर्नमेंट के पास। द रेवेन्यू अर्न इज ऑल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी। अब गाइस, जैसे बाकी सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज का ऑडिट होता है, कंट्रोल होता है, जैसे होता है ना हमने अब रफाल खरीदे, ये खरीदे, तो जैसे बाकी सबका ऑडिटिंग एंड कंट्रोल है, सेम होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अभी थर्ड पॉइंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इनके जो एम्प्लॉयज है उसे हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर्वेंट्स मत बोलना प्लीज गाइस, लेट्स कॉल पब्लिक सर्वेंट। मोर सर्वेंट्स मेरे को थोड़ा नहीं होता। और इसके लिए हमें एक एग्जाम देनी पड़ती है जो इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है, जो आप सबको पता है, दैट इज कॉल्ड एज यूपीएससी। हमें एक यूपीएससी करके एग्जाम देनी पड़ती है, उसको हम क्रैक करते हैं तो हम बनते हैं इंडिया के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। अब ये किसका हिस्सा है? मेजर सब डिविजन ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? इट इज अ मेजर सब डिविजन। किसका सब डिविजन है? हमारा सरकार का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सरकार। और अगर सरकार का हिस्सा है ना, दे अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। पूरा का पूरा किसका है? देखो, मिनिस्ट्री। अब इसको मैं याद कराने टेक्निक बताता हूं। पूरा का पूरा क्या है? अकाउंट, सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट एज गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो इसके वजह से ये बन जाता है गवर्नमेंट का सब डिविजन। सब डिवीजन है तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होगा? एक कंसर्न मिनिस्टर। पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होगा? एक कंसर्न मिनिस्टर। चौथा, जो भी पैसा है गवर्नमेंट ट्रेजरी से आएगा और जो भी पैसा है गवर्नमेंट ट्रेजरी को जाएगा। और अगर हम इसके एम्प्लॉयज है तो विल कंसिडर अवर सेल्फ एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। क्या कंसिडर करेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब इसके हम फटाफट मेरिट्स देख लेते हैं। पूरा का पूरा क्या है? वही देखो, अभी मैंने बताया पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। पूरा का पूरा पार्लियामेंट में हर चीज डिस्कस होती है। जब पार्लियामेंट में हर एक चीज डिस्कस होती है, इसका मतलब है देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक को एक एक चीज इसके बारे में पता चलेगा कि नहीं चलेगा? यस। क्या है? देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पूरा का पूरा किसका कंट्रोल है? क्या पूरा का पूरा किसका कंट्रोल है? पार्लियामेंट। जब मेरे पार्लियामेंट का कंट्रोल है, जब पार्लियामेंट में सारी चीजें डिस्कस होती है तो लोगों को पता चलेगा ना रेलवेज में ऐसा ऐसा है। तो सेकंड पॉइंट उधर से निकल के रहा है, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। क्या? हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तीसरा, जो भी रेवेन्यू हमने कमाया वो पूरा का पूरा रेवेन्यू कहां पे आ जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी। और लास्ट क्या है? जब भी एक, जैसे इसको मैं लिंक नहीं करता, हमारे देश में अभी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो जब भी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे रेलवेज का, हमारे ट्रूप्स का मूवमेंट होता था, इट वाज यूज्ड थ्रू रेलवेज। बट ये उस लॉजिक पे नहीं है। बट जब वन शॉट है, हम डिटेल में नहीं बात करें, बस याद करने ट्रिक बता रहा हूं। जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, क्या प्रिफर करोगे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बहुत ही सिंपल तरीके है। फिर से पूरा का पूरा क्या है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल है तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जो भी रेवेन्यू है कहां जाएगा? गवर्नमेंट ट्रेजरी। और लास्ट, जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए, वी शुड कंसिडर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फिर से पहले फटाफट फीचर्स भी हम पढ़ लेते हैं। फीचर्स याद हो जाएंगे ना तो सब डन हो जाएगा गाइस। पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी और तीन वो मिनिस्ट्री वाले पॉइंट। अकाउंटिंग ऑडिट सेम एज बाकी सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज। इट इज अ सब डिवीजन। क्या है? इट इज अ सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट। और एक कंट्रोल किसका होता है? कंसर्न मिनिस्टर। और लास्ट है, इसके एम्प्लॉयज को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है, विच काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर्स एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? तो आंसर विल बी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। चलो फटाफट इसके डीमेरिट्स भी खत्म करते हैं। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। भाई आप उस गवर्नमेंट का ही हिस्सा हो। हमने पढ़ा हुआ है, जब आप एक के हिस्से हो आपको आजादी नहीं, जैसा बोलेंगे ये। आप बिना, देखो पूरा का पूरा कंट्रोल किसका था सर? अभी आपने बताया कंसर्न मिनिस्टर। जब कंसर्न मिनिस्टर का कंट्रोल है, बिना उसके अप्रूवल के हम कोई भी फैसला ले सकते हैं क्या? नहीं। भाई हमारे देश में
कोई एक, सब तीनों में एक कॉमन डिसएडवांटेज मैं आपको बता रहा हूं, सरकार कुछ भी अच्छा काम करेगी या कुछ भी करती है, अच्छा बुरा सबके नजरियों का खेल है। अगर हमारी अभी करंट गवर्नमेंट कुछ करेगी तो अपोजिशन वाले पक्का कुछ बोलेंगे, ऐसा क्यों किया, ये किया, ये किया। देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंसर्न मिनिस्टर हम काम नहीं कर सकते। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब गाइस, this enterprise to take advantage of business opportunity, क्या हम किसके एडवांटेज नहीं ले सकते? मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज है हम उसको यूज नहीं कर सकते कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो एकदम। ये जब देखो गाइस, ये जब कंटेंट बना था, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं, कोई झूठ नहीं, यूट्यूब पे बोल रहा हूं, झूठ बोलता नहीं। जब मैंने पढ़ा था तब भी यही कंटेंट था और आज भी यही। चीजें बदली है बट किताबों में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा शायद, बट स्टिल ये मैं पॉइंट के एग्री नहीं करता, बट ठीक है, कंज्यूमर नीड्स के बारे में कभी सोचते नहीं। एंड देयर इज लॉट ऑफ रेड टैपिज्म, मतलब अप्रूवल्स बहुत लगते हैं, तो डे टू डे एक्टिविटीज में बिना अप्रूवल के काम नहीं होता कि ए से बाद बी से, फिर बी के बाद सी से, हमें बहुत ज्यादा अप्रूवल लेने की जरूरत है। अब ये जैसे रेलवेज इज इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स। अगर मैं आपको इसके 5 पॉइंट फिर से याद कराऊं, पहले इनफ्लेक्सिबिलिटी था, ठीक है, लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बिना कोई कंसर्न मिनिस्टर के हम काम नहीं कर सकते अप्रूवल के, बहुत ज्यादा रेड टैपिज्म, ये 4 पॉइंट हो जाते हैं इजी वाले। ओवर कॉशियस, क्या है गाइस, वी आर ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव कि भाई जो चल रहा है जैसे चलने दो। और लास्ट पॉइंट, इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स। नेक्स्ट चल, अब नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है कि कुछ कैसे बनती है, बाय पासिंग ऑफ ए स्पेशल एक्ट। एग्जाम में याद रख लेना कि सर स्पेशल एक्ट स्टैट्यूटरी, एस से स्पेशल एक्ट, एस से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जब कभी भी हमारे पार्लियामेंट में कोई भी स्पेशल एक्ट पास होगा तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सारी चीजें, और उस एक्ट में जैसे ही कोई कंपनीज एक्ट लिखती है, जैसे जैसे हमारी कंपनीज एक्ट बनी, आरओसी का निर्माण हुआ, हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट बना तो सेबी का निर्माण हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया तो आरबीआई का निर्माण हुआ। तो जब भी कोई एक्ट बनता है उस एक्ट में एकदम क्लियरली लिखा हुआ होगा कि क्या पावर है, फंक्शंस है, रूल्स है, कैसे एम्प्लॉयज आएंगे, सारी चीजें। आज कंपनीज एक्ट में सारी चीजें लिखी हुई है। वैसे ही जब भी कोई एक्ट बनता है ना, किस तरीके से सेबी, आरबीआई, ये सब चलेगा, सारी चीजें। तो अब इसका एग्जांपल याद रख लेते हैं, 2 एग्जाम में अगर पूछा ना, सेबी एंड आरबीआई। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉर्पोरेटेड एंड ये तो हो गया। चलो सीधा फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे आता है? बाय पासिंग ऑफ एन स्पेशल एक्ट। जैसे ही मैंने एक स्पेशल एक्ट पास किया, उस एक्ट में सारी चीजें लिखी होगी। ओपीपी, क्या बोला सर? ओपीपी। ओ स्टैंड्स फॉर द ऑब्जेक्ट, पी स्टैंड्स फॉर द पावर्स एंड सेकंड पी स्टैंड्स फॉर द प्रिविलेजेस। क्यों बनाया गया है? क्यों सेबी का बनाया गया? ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। पावर क्या? सब क्या प्रिविलेजेस है? इसके अप्रूवल के बिना कुछ चीजें तो काम ही नहीं हो सकती। ठीक है। अब दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर होलली ओन्ड। देखो, स्टेट का मतलब होता है द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट के पास स्टार्टिंग में जब भी, देखो गाइस, ये थोड़ा सा ऐसा कहना चाहता है, जब कभी भी कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन स्टार्टिंग में बनती है, स्टार्टिंग में, तो सारा का सारा जो भी पैसा लगता है वो सारा पैसा हमारी ही सरकार का, हमारी ही गवर्नमेंट का लगता है। थर्ड कि भाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एक सेकंड उसको बंद करेंगे, हाँ ठीक है। हाँ, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जैसे अब आरबीआई और हम सेबी की बात करते हैं,
we have created a separate legal entity. आप खुद के नाम पे घर खरीद सकते हो, आप खुद के नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी जब कभी भी बन जाएगा, आप खुद के नाम पे चीजें खरीद सकते हो। फिर से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे बनती है? बाय पासिंग ऑफ एन स्पेशल एक्ट। दूसरा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का आपने क्या पॉइंट पढ़ा? होल्डली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, होल्डली ओन्ड बाय द स्टेट। और तीसरा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और भी कुछ पॉइंट्स है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस देखो, जैसे डीयू का होता है वैसे नहीं, उसके एक्ट में लिखा हुआ होगा, वो एक्ट में लिखा हुआ होगा किस तरीके से हमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को ऑडिट करना है। अब गाइस, ये लोग चाहे, जैसे मैं आपको, आप लोगों को शायद तक पता नहीं होगा, एलआईसी जब इनिशियली बनी थी ना, इट वाज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो जब आप चाहो तो पहले तो ओनली ओन बाय स्टेट है, आप अपने स्टेट से पैसा लेते हो, गवर्नमेंट से पैसा लेते हो, बट आगे चल के एलआईसी जो प्रीमियम है, पॉलिसीज है, उसको बेचकर भी, जो भी प्रीमियम है, जो भी पॉलिसी है, उसको बेचकर भी पैसा कमा सकती है कि नहीं? यस। और लास्ट है द एम्प्लॉयज, इनके एम्प्लॉयज को हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। आज अगर किसी के पापा एलआईसी के एजेंट है तो ही इज नॉट कंसिडर एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। रीजन है, क्यों? लॉजिक समझना। सर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना, सरकार का ही हिस्सा था, तो जो सरकार के रूल्स वो उसके एम्प्लॉयज के रूल्स। लेकिन जितने भी हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाए हैं, हर एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए हमने एक सेपरेट लीगल एक्ट बनाया है। तो वो एक्ट बताएगा किस तरीके से एम्प्लॉयज को हायर करना है, वो एक्ट बताएगा कौन आ सकता है, कौन नहीं, सरकार नहीं। इसलिए क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है? नहीं। लॉजिक समझो, हर चीज का एक लॉजिक है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फिर क्या है? सेम और काउंटिंग नहीं है। अब इसको हम फटाफट समरी बना लेते हैं, जो हमने समरी बनाई। एक सेकेंड, क्या हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बाय पासिंग ऑफ एन स्पेशल एक्ट, सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर नहीं लगता है, नॉट कंसिडर एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी नहीं होते हैं, ठीक है। हमने 3 पढ़े, और क्या थे? होल्डली, हाँ ठीक है, होल्डली ओन्ड बाय स्टेट, बट वो लोग चाहे तो गुड्स और सर्विसेज बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। और लास्ट क्या है? होल्डली ओन्ड बाय स्टेट, गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशल एक्ट, सेम एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, होल्डली ओन्ड बाय स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विसेज। और लास्ट अभी क्या पढ़ा था? गुड्स एंड सर्विसेज। एक पॉइंट रह गया, क्या रह गया मुझसे? एक पॉइंट रह गया। हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है? एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी। चलो अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स कर लेंगे, बहुत इजी है। दे एंजॉय, ये एग्जाम में ना क्वेश्चन आया है, मैं अपने ऑफलाइन में तो पूछा ही था मैंने। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, दे एंजॉय इंडिपेंडेंसी, कि आपके पास गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है बट साथ साथ में आज़ादी। क्या गाइस? आपके पास गवर्नमेंट का पावर भी है और साथ साथ में थोड़ी सी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, और आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। सिंस द फंड्स कहां से आते हैं? पूरा का पूरा पैसा आता है बजट से, तो गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। जब वो चाहे तो खुद से, अगर आज एलआईसी खुद से अगर पॉलिसी बेच कर अगर पैसा कमा रही है, तो गवर्नमेंट इनकी डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करेगी। अब सिंस या ऑटोनॉमस, अगर आप एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट एंटिटी हो, तो वो एक्ट में जो भी पावर्स दिए हैं, मुझे एक्ट में कुछ तो पावर्स दिए हैं। अब सेबी के पास कुछ पावर्स है स्टॉक मार्केट को लेकर, तो सेबी स्टॉक मार्केट को लेकर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है कि नहीं बना सकती? यस। और एक क्यों बनाया गया? लास्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाने का इंटेंशन, दैट इज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंस द ऑटोनॉमस दे कैन फ्रेम देयर ओन पॉलिसी विद इन द पावर।
अब फिर से हम 4 पॉइंट देख लेते हैं। फिर क्या भाई, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है स्टेट के कंट्रोल के साथ, फंड्स नहीं आते तो आपको पूरा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है। तीसरा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो, जो पावर्स आपको एक्ट में दिए हैं, और क्या करते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर इसके भी डिमेरिट्स है कि भाई हाथी के दांत दिखाने के और असलियत में आपको ऑपरेशनल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, बट बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन भी है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट हमेशा कॉमन है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हर जगह होता है, डीयू में भी सेम, इधर भी सेम। और लास्ट है, जहां भी सरकारी काम हो सकता है, ये बुकों में ऐसा लिखा हुआ है, मेरा कोई इसमें ओपिनियन नहीं है, दे कैन बी अ लॉट ऑफ करप्शन। बहुत ही 3 सिंपल सरल पॉइंट है, 3 पॉइंट अभी तक रिकॉर्ड पॉइंट है। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ऑपरेशनल से नाम की है, रहता ही है कंट्रोल। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है। और तीसरा, आप लोगों को जहां भी सरकारी काम होगा बहुत ज्यादा होता है करप्शन। चौथा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है, अब क्या होता है, जैसे एलआईसी जब बनी थी ना, तो एलआईसी के जो कमेटी, कोर कमेटी होती है, उसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव एलआईसी बनाती है और कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो जब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होती है तो आप अपने डिसीजंस इजीली ले पाओगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये मैटर किधर चला जाएगा, ये सॉरी कंसर्न किधर चला जाएगा, गवर्नमेंट में। और जब गवर्नमेंट में गया, देखो गवर्नमेंट किसका भी साइड लो बात अलग है, बट इट रिजल्ट्स इन डिले इन एक्शन। उससे एक्शन, देखो आप किसी एक स्टेज पे और लेके जाओगे तो रेड टैपिज्म हो गया, तो रेड टैपिज्म की वजह से डिले इन डिसीजन मेकिंग। 4 पॉइंट बहुत ही सिंपल है इसके। पहला कि आपको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नाम की है, लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ करप्शन। क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा करप्शन होता है। और फिर कमेटी वाली पॉइंट हो गई। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ऐसी कोई कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। क्या है, अंडर द कंपनीज एक्ट, ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 45। व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी कोई कंपनी, मिनिमम दिख रहा, नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम कितना चाहिए, 51%। मिनिमम हमें कितना परसेंट चाहिए, 51%, विच इज ओन्ड बाय, कौन ओन कर रहा है, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट। और ऐसी कोई भी कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी उसकी मेन डोमेन का प्रिंसिपल कंपनी हो गई, और कोई भी इसकी अगर सब्सिडरी कंपनी बनती है, वो भले ही पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कैसी भी हो, उस पर अगर मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का हो जाता है तो वो बन जाती है एक तरीके से गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी। अगर हमारी गवर्नमेंट कंपनी किसी और भी कंपनी को खरीद ले, टेक ओवर कर ले, तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, चलो, हाँ हो गया। चलो फीचर्स पे आते हैं। बाकी सिंपल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फीचर्स क्या, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कहां से क्रिएट हुए, कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट सारे लगेंगे। जब कंपनीज एक्ट लगेंगे तो बन गई एक सेपरेट लीगल एंटिटी। जब भी हम सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करेंगे तो खुद के नाम पे आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, और कोई आप पे केस भी कर सकता है। कौन से एक्ट में, इसके लिए कोई अलग से एक्ट बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। कंपनी क्या कर सकती है, केस, कंपनी क्या कर सकती है, केस भी कर सकती है, कोई कंपनी पे भी केस कर सकता है। कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी बेच भी सकती है। नेक्स्ट, अब द एम्प्लॉयज, क्या अब जो भी देखो, हर, हमने चैप्टर 2 में हमने वन शॉट बनाऊंगा ना, तो उसमें आएगा कि हर कंपनी बनाती है अपना एमओए और एओए। क्या बनाती है, या एमओए और एओए। जब भी आप एमओए एओए बना रहे हो ना, क्या बना रहे हो, एमओए एओए, आपने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एमओए एओए के हिसाब से ही हम अपने एम्प्लॉयज को रखते हैं। तो क्या ये एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हुए, नहीं। अब क्या गवर्नमेंट कंपनीज में सेम ऑडिट होगा डीयू की तरह, नहीं। बट यहां पे एक ऑडिटर अपॉइंट होता है बाय सीजीआर, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर, सीएजीआर भी बोलते हैं। वो कमेटी अपॉइंट करती है हमारे ऑडिटर्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसके फटाफट हम देख लेते हैं मेरिट्स। फर्स्ट मेरिट,
आपको एक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी बनानी है तो कौन से एक्ट को जस्टिफाई करना है? दैट इज द कंपनीज एक्ट। हमें कोई भी सेपरेट एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही मैंने एक कंपनी बनाई, क्या बन गई? एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी बनाते ही वो क्या बन जाती है? एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी। इट एंजॉयज ऑटोनॉमी। आपके पास पावर है सारे डिसीजन लेने के। क्या है? वी हैव इंडिपेंडेंसी। हम अपने बिजनेस के सारे डिसीजंस ले सकते हैं और इनका सिंपल सा काम है। आज पब्लिक बैंक भी है और प्राइवेट बैंक भी है। पब्लिक बैंक का सिंपल सा काम है लोगों का भला करना। अगेन, इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी और इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग, और ये लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस। चलो डीमेरिट्स आ जाओ फर्स्ट। सिंस द अब गाइस कोई मतलब नहीं, अगर सपोज 100% स्टेक गवर्नमेंट का हो गया, अब समझो तो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है। ये डीयू भी नहीं हुई बट अलग एंटिटी बना दी तो गवर्नमेंट भी होगा। कुछ नहीं आया तो एक पॉइंट तो लिख ही देना है, विच इज कंपनी। कहाँ गया? लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कहाँ गया रे? हाँ, इट इवेट्स द विच अ कंपनी फाइनेंस शुड हैव इट नॉट आंसर। अब अगर 100%, जब इसके डीमेरिट्स याद करो ना, ऐसा याद करो कि गवर्नमेंट, ऐसी एक गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 100 to 100 पूरा का पूरा 100% किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट ही पूरी शेयर होल्डर में हो गई तो कंपनीज एक्ट का कोई मतलब हुआ क्या? नहीं। क्या लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब हुआ? नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? जो चीज में पूरा का पूरा सरकार का कंट्रोल है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए ना। डीओ में पढ़ा सर, डिस्कस ही नहीं होगा, नहीं होगा। और लास्ट है गवर्नमेंट विद द सोल शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट के हाथ में कोई अलग से, जैसे याद है हम अलग रिप्रेजेंटेटिव होंगे क्या? नहीं। तो भाई गवर्नमेंट अगर डीयू के रूल से बचना चाहती है तो उसे क्या बना लेना चाहिए? एक गवर्नमेंट कंपनी। डन। चलो अब आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल एंटरप्राइज, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। एमएनसी ग्लोबल एंटरप्राइजेस का वो एंटरप्राइज, में सिंपल सा बताऊं, ऐसी एंटरप्राइज ऑपरेशन इन नंबर ऑफ कंट्रीज। जब एक देश से ज्यादा देश में मेरा ऑपरेशंस है, मेरा बिजनेस है, ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं एक तरीके से ग्लोबल। इनके पास बहुत वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत पैसा, बहुत टेक्नोलॉजी। एप्पल ले लो, सैमसंग ले लो, भाई पैसों की कमी नहीं है। गूगल ले लो, इनका पैसा वैसा कोई कमी नहीं है, इनको फाइनेंस इजीली मिल जाता है। चलो ठीक है, अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ह्यूज कैपिटल। आज ह्यूज पैसा क्यों है? इनको कोई भी आज एप्पल, गूगल, सैमसंग, रिलायंस, टाटा, अडानी, इन लोग को पैसा देने से मना नहीं करेगा। ये इक्विटी रेस कर सकते हैं, ये बैंक से पैसा ले सकते। क्यों? क्या कर सकते? दे कैन इश्यू इक्विटी, दे कैन टेक लोन, बिकॉज इनकी जो क्रेडिबिलिटी है या जो इनका क्रेडिट वर्दीनेस है वो स्ट्रांग है भाई। They have a very strong good credibility, they got a very good reputation, तो इजीली पैसा रेस कर सकते हैं। और पैसा आ गया तो सब आ गया। अब ये लोग क्या करते हैं? दे डू फॉरेन कोलैबोरेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि भाई अपन क्या कर लेते हैं कि जैसे व्हाइट लेबलिंग कहते हैं, जैसे ज़ारा है, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? लोकल वालों से अच्छे अच्छे फैंसी कपड़े बनाते हैं, अपना स्टिकर लगाते हैं, बस बेच देते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना में, थाईलैंड में बनती है, बस उस पर क्या लगता है? वो ब्रांड का लोगो, और उसका प्राइस 10x हो जाता है। दे डू दिस काइंड ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशंस। इवन फॉरेन कोलैबोरेशन, एक और एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि अब एक इंडियन कंपनी जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस, अब वो इंडिया में कोक पेप्सी बना के बेचती है शायद, तो पेप्सी को साथ कोलैब कर लिया कि आप मुझे अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, मैं आपके बिहाफ पे इंडिया में पेप्सी बना के बेचूंगा। चलो, अब एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत पैसा है तो इनके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इज टू प्रोग्रेस कि भाई पैसा ही पैसा है तो लोकल रिसोर्सेज को ढंग से एक्सप्लॉइट करना मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। दे कैन फाइंड न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ, रिलायंस का इस पैसे की कमी नहीं है, वो इंडिया में रिसर्च टीम बिठा के उनको जो बिजनेसेस में, जो सेक्टर में जहां एक्सप्लोर करना है वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन, अब एप्पल का एग्जांपल,
इनकी पूरी की पूरी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरा एक यूनिट ही होता है जिनका काम होता है सिर्फ रिसर्च करते रहना और नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, भाई बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अप टू डेट रहता है इनका, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशन नेक्स्ट लेवल का। ये अगर कोई भी नई कंट्री में आते तो दे कैन इवन ऑफर अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट, क्योंकि इनके पास इतना कैश बैलेंस है कि कुछ टाइम वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जियो का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था, भाई इंडिया में उसको जियो को कैप्चर करना था तो उसने इनिशियली बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में बेचा था। ठीक है, चलो, एंड एक्सपांशन और दूसरे देशों में एक्सपांड हो सकते हैं, लेकिन सारे ब्रांचेस का पूरा होगा सेंट्रलाइज कंट्रोल। जो हेड ऑफिस ने जिस भी देश में हेड ऑफिस में वहां जो फैसले हो गए, जैसे एप्पल का 9 सितंबर को लॉन्च इवेंट है तो पूरी दुनिया के लिए वो सेम है। वहां पे शायद तक उनके अभी जो सीईओ टीम कुक है शायद वो आएंगे और वही सारी की सारी चीजें सबको बताएंगे। पूरा का पूरा हमारा खत्म होता है। ठीक है, अब इसी के साथ अगर किसी को जो भी कोई छोटा कोई टॉपिक है ना इसके पब्लिक प्राइवेट बहुतों को आता नहीं है तो इसलिए मैं इतना ही बनाया, अगर किसी को भी है तो कमेंट कर देना, मैं वो भी बना दूंगा। तो बहुत सिंपल है। वैसे लास्ट एमएनसी फिर से बता दूं, पैसा है तो टेक्नोलॉजी है, पैसा है तो एक्सपांशन है, पैसा है तो यू कैन यू कैन हैव फॉरेन कोलैबोरेशंस, पैसा है तो यू कैन बिल्ड अ रिसर्च टीम, इनोवेशन, और पैसा है तो सारी चीज़ है। लास्ट एक पॉइंट याद रखिएगा, देयर इज अ सेंट्रलाइज कंट्रोल। सो होप सो आपको अच्छा लगा हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। सी यू, टाटा, बाय बाय, बाय गाइस। हो गया चैप्टर 3।